गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल के साथ। ही मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम सवाल के साथ करते हैं। एक फिर उनसे होगा, एक मुझसे होगा। आज सिर्फ आपसे। ओके, करें। Are we redefining ourselves whenever it's required? क्या हम अपने आप को दोबारा से क्या कहें, रीडिफाइनिंग कर दूंगा? रीडिफाइन ही कर रहे होते हैं कि आप अपनी स्किल्स को क्या आप क्या बोलेंगे? रीडिफाइन को वाकई रीडिफाइन कर दूं, बताएं, ठीक है ना? हम आपको कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। लोग कहेंगे आपको क्यों नहीं पता? नहीं, हम आपसे भी सीखते हैं ना। वैसे को हमारे लिए, हम कहते हैं हर दिन हमारे लिए लर्निंग का होता है। सो आप जरा जरूर बताएं कि रीडिफाइन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट बताएं। जिस तरह से शुएब, देखिए, हमने जब एक चीज जिंदगी में सीख ली ना, बस हम उसके पीछे लगे रहते हैं और हम कहते हैं कि हमने उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। जो चीज अडेप्ट कर लिया ना, बस वही है। लेकिन अब जिस तरह से दौर बदल रहा है, इस दौर के तकाजे बदल रहे हैं, हमारी डिमांड्स डिफरेंट हो गई हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो गई हैं, बट हम कहते हैं नहीं, जो हमारे पास स्किल सेट है ना, हमें उसी की बुनियाद पे जॉब भी मिलती रहे। लेकिन जो जॉब मार्केट है वो ये कहती है कि नहीं, आपको अपनी स्किल सेट को, जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पे चल रही होती है, आपको उस लिहाज से उसको रीडिफाइन करना है। एब्सोल्युटली, ऐसे तो करना चाहिए। अच्छा, इसमें सभी ने एक बात और हो रही थी ना कि नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। ये हम जो अक्सर जुमला सुन रहे थे कि जो चीजें चल रही है ना बड़ी स्मूथली, बस चलाओ, उसमें क्या मसला है? आई थिंक वी शुड डिसएग्री विद दिस नाउ कि इट्स टाइम टू री इन्वेंट द व्हील, इट्स टाइम टू रीडिफाइन योरसेल्फ। मे बी री इन्वेंट द व्हील वाली बात से गलत हो जाए, बिकॉज ठीक है, पहिया आजाद हो गया, दैट्स फाइन, लेकिन हाँ, रीडिफाइनिंग के पर्सपेक्टिव से इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी ने आपने भी कहा कि वक्त बदल रहा होता है, तकाजे बदल रहे होते हैं, जॉब मार्केट बदल रही होती है, आपको अपने आप को रीडिफाइन करना होता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, आपको अपना एक नया स्किल सेट लेकर आना होता है, क्या स्किल सेट को पॉलिश करना होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, अगर आप पीछे रहना चाहते हैं तो देन डोंट रीडिफाइन योरसेल्फ। आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूसली रीडिफाइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, आपको ट्रेनिंग्स लेनी होंगी, आपको डिफरेंट कोर्सेज लेने होंगे, आपको डिफरेंट रिसर्च करनी होगी। जितना एक्सपोजर आप चाहें, आपको वो एक्सपोजर लेना होगा, और अगर आप वो नहीं ले रहे तो आप पीछे रह जाएंगे और दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आज आपने हमें बताना है, क्या आप अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर शुएब, हमसे कहते हैं कि शो का मकसद ये होता है कि बस एक किसी शख्स ने भी कर लिया, एक समझ लो, हमारा मकसद पूरा हो जाता है। जी, तो आज हम यही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से सेगमेंट्स हम लेकर आए हैं, बहुत से मेहमान साथ मौजूद होंगे, आपने अपने डोमेन में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। कुछ सवाल आपके होंगे, कुछ सवाल हमारे होंगे, तो रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। बनाई थी गुड़ की, वो कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है।
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں کہ خوش آمدید. اور اسکن ایشوز جو کہ سب کو ہی فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا شعیب, ایک ویسے لوگ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی چہرے پہ کچھ نہ لگائیں آپ, اور اسکن کو بس اگر, بیکاز میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ایکنی بھی ہوتی ہے, دیر لائک دانے ہی نکلے ہوئے خود ٹھیک ہو جائیں گے, اور اکثر ہم سنتے ہیں جوانی کے دانے نکلے ہوئے ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہی جب وہ ٹریٹ نہیں کیے جا رہے ہوتے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ, جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کھڈے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اسکارس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ مطلب ڈیپینڈ آن اسکن ٹائپ آئی ایم شیور, لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکنیز آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, نہیں نشان پڑتے, بٹ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ یا تو چھیڑتے ہیں ان کو یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, یا سم ٹائمز آپ کوئی پروڈکٹ لگا رہے ہیں. جنرلی بھی اگر آپ کے سسٹک ایکنی ہے تو وہ آپ کو اسکار چھوڑ کے جاتی ہے. ہم تو بھگت چکے ہیں نا ایکنی. چلے وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن نہیں, میں وہ بات کرتی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہ چھیڑیں اسکن کو. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ اسکن نیچرلی آپ کی کیسے ٹریٹ ہو سکتی ہے, کیسے پرفیکٹ رہ یا اچھی رہ سکتی ہے, جبکہ آپ کے انوائرمنٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر پولوشن ہے. آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ آرگینک نہیں ہے, آپ اس کی بات کرتے ہیں, آپ اوور آل ڈائٹ لائف اسٹائل, تو پھر جب وہ نیچرل نہیں ہے تو آپ کی اسکن نیچرلی کیسے ٹھیک ہو سکے. تو اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کی ایک روٹین سیٹ کرنی پڑتی ہے. اگین بہت سارے پروڈکٹس نہیں, لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو اپنی اسکن کی ایک روٹین, ایک ہیلدی اسکن جو ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ بات کریں ہاں ہاں کہ واقعی ٹریٹیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا. میرے سے سوال مجھے ایسا ہوتا ہے نا, دوبارہ شروع کروں, ایک سوال آپ سے, ایک سوال. اچھا what do you do? میں ادھر شعیب کا گوگل ہوئی اس شو کا. نہیں میں سوال کر رہا ہوں, what do you do جب آپ کو ایکنی ہوتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ایک تو آپ پریشان ہوتی ہیں. میں پریشان ہوتی ہوں اور یہ سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. سبین کا اسکرین پہ نظر آتا ہے کہ سبین بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے. میں بڑی حسن پرست بندی ہوں, میں تو منہ پہ کہتی ہوں میرا بڑا مسئلہ ہے. ایک ایکنی جو ہے نا سبین کو اتنا تنگ, میرے منہ پہ اتنا سا ایک دانا, میں تو پریشان ہو کے پاگل ہو جاتی, مجھے 3 دن نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. لیکن اچھی چیز یہ ہوتی ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں, میں سیلف میڈیکیشن پہ نہیں جاتی. ہاں بہت ساری اپنی اسکن کے ساتھ پنگے میں نے لیے ہیں اور وہ بہت خراب بھی اس نے کی ہے. اچھا اسکن کے ساتھ بھی پنگے لیے ہوئے ہیں؟ بھی میں نے پنگے لیے ہوئے. بٹ اگین بیک ٹو دی ٹاپک. ٹاپک آج کا یہ ہے کہ اگر آپ کو سکارس ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. سکارس کی بات نہیں کریں, جوانی کے سکارس کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ, وہ سب سمجھ رہے ہیں ہم کیا بات کریں. وہ جو بازوں پہ ہوتے تھے نا ایسی 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 ایسی. اچھا وہ آپ کا دور تھا, اب جین زی والے چکر میں کوئی یہ نہیں ہے. آپ کے دور کی بھی, آپ کے دور سے شروع ہو کے وہ لیگیسی لے کے میرا دور جو ہے وہ چل رہا تھا. اب جو دور ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. جین زی از ویری پرٹیکولر اباؤٹ دا اسکن, وہ نہیں ایسے کو نشان جتنے بھی اسکارس ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس سوال سے بات کریں گے. ہمارے سے موجود ہے ڈاکٹر آمنہ عثمان نے بھی جوائن کیا ہے, وسیع تجربہ ہے ان کا ماشاءاللہ, بورڈ سرٹیفائڈ ایسٹھیٹک فزیشین ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم شعیب, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہوپ یو آر فیلنگ بیٹر ناؤ. مچ بیٹر. آپ کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ فیلنگ بیٹر ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ نے بڑا آپ کو اس اچھا وہ پہلی ڈاکٹر ہیں جو کہہ رہی ہوتی ہے نہیں فرق پڑ جائے گا, ورنہ ایک اسپیسیفک دوائی ہے نا ایکنی کے لیے, اس کے بغیر ڈاکٹر کہتے ہیں کام خراب ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں, ایکچولی کیا ہے کہ ایکنی ہو یا کوئی بھی اور ایشو ہو, آئی تھنک یو شوڈ, وہ کہتے ہیں چڑیا کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین اسٹارٹ ود یو نو ا لٹل بٹ آف میڈیکیشن. اف اٹ ڈزنٹ ورک تو جتنی بھی دوائیاں ایجاد ہوئی تو انسان کی فائدے کے لیے ہوئی ہیں, لیکن یو کین اسٹارٹ ود ا لٹل ون اینڈ دین اف اٹ ڈزنٹ ورک یو کین گو ہائر اینڈ ہائر. تو اس طرح ہے, تو ان کے مسائل چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے ٹینشن بڑی ہوتی ہے. مجھے سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹینشن, لیکن آئی ڈونٹ نو, وہی والی بات جو میں نے شروع میں کی تھی. آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں؟ مسئلہ ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. شی از ڈوئنگ گریٹ ادروائز ماشاءاللہ. ہم صرف علاج کرتے ہیں, خود ہو جاتا ہے. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دی ایکنی سکارز. ٹھیک ہے. کیا واقعی اگر ایکنی آیا تو سکار چھوڑے گا ہی چھوڑے گا؟ اوکے, دیر ٹائپ آف ایکنی. کچھ ایکنی بالکل مائلڈ سی ہوتی ہے, کچھ اسکن ٹائپ ایسی ہوتی ہے جن پہ اسکارنگ کم ہوتی ہے, اور کچھ اسکن ٹائپس ایسی ہیں ہلکا پھلکا ایکنی بھی آ جائے تو اسکار چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسکارس کے اندر بہت ساری ٹائپس ہیں. آپ کو PIE ہو سکتا ہے, پوسٹ انفلیمیٹری ایریتھیما, یعنی آپ کو دانا نکلا, اس کے بعد ایک گلابی قسم کا نشان رہ گیا, دیٹ ریزمبلز ا لٹل بٹ آف ایکنی آلسو, لیکن وہ نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکنی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے. another is PIH, پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن. جب آپ بہت چھیلتے ہیں نشانوں کو, اسکریچ کرتے ہیں یا کوئی کیمیکل کرتے ہیں یا کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں, پھر جو کالے رنگ کا نشان بنتا ہے اس کو PIH کہتے ہیں. اور اس کے بعد اسکارز ہے کھڈے, جو پٹڈ سکارز ہیں, اس میں مختلف ٹائپس ہیں. آئس پک ہے, باکس سکار ہے, رولنگ سکار ہے, لاٹ آف ٹائپس, یعنی باریک باریک سوراخ ہیں اور بڑے بڑے کھڈے ہیں. تو یہ سارے ٹائپس ہیں ایکنی سکارز کے.
they can be easily treated, लेकिन इसमें ये है कि acne को neglect ना करें, because acne is where the scars are starting to build. ठीक है, अगर आप acne को treat नहीं कराते, जैसे आपने कहा कि बच्चों को जब 13-14 साल की उम्र में दाने निकलते हैं तो वालिदैन कहते हैं कि इसको जरूरत नहीं है ठीक कराने की, ये नेचुरली हील हो जाते हैं और ये जवानी दाने ठीक है, हैं तो जवानी दाने, लेकिन ठीक तो कराना पड़ेगा, वरना ये निशान रहने शुरू हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है कि आप इतने लकी हों कि आपके चेहरे पे निशान ना आए, लेकिन 80 to 85% बच्चों में निशान बन जाते हैं. हमने लड़कों को देखा है, लड़कियों से ज्यादा हमने लड़कों में देखा है कि वो खड्डे बने हुए होते हैं उनके, क्योंकि टाइम पे अटेंशन नहीं देते ना. वो पेरेंट्स समझते हैं कि ये खुद ही सेटल हो जाएगा, हमें भी बचपन में था, हमें भी होगा बचपन में, पर देन उस टाइम पे ये चीजें इतनी अहम नहीं कंसिडर की जाती थी. अभी बच्चा आपका उसी एज से बड़ा हो जाएगा, अभी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, 18-19 साल का होकर रिग्रेट करेगा कि मेरे मुंह पे निशान इतने पड़े हुए, वो कहेगा कि अम्मा अब्बा ने वक्त पे इलाज नहीं कराया. ठीक है, यस, सो टेक योर चाइल्ड टू अ डॉक्टर इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन द स्किन, ताकि एक्ने तो खुद भी शायद ठीक हो जाए, लेकिन निशान का प्रॉब्लम ज्यादा है. दैट मीन्स के निशान को फिर ट्रीट कराना ही कराना है. अब दो चीजें होंगी, एक कि हम एक्नी हो तब भी ट्रीटमेंट प्लान ले लें, और स्कार हो गए तब भी. अब है कि अगर आपको जो एरिथीमा है, कुछ स्कार्स हैं जैसे एरिथीमा है, हल्टीपुल की पिगमेंटेशन है, वो स्लाइटली ओवर टाइम खुद भी रिकवर हो जाती है, लेकिन हम उस 50-50 का वेट हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर आप डॉक्टर की हेल्प ले लेंगे तो वो इंश्योर कर देगा कि वो ठीक हो जाए. तो अभी आपने जिक्र किया था PIE, PIH, yes. सो PIE के लिए भी क्या लेजर ट्रीटमेंट लाजमी होता है? क्योंकि जो स्कार्स की बात करते हैं वो लोग लेजर ट्रीटमेंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं? अच्छा, जो PIE है और जो PIH है वो रिलेटिवली ईजियर टू ट्रीट है, और वो आराम से मेडिकेशंस के साथ, टॉपिकल मेडिकेशंस के साथ भी ठीक हो जाता है. ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि अगर एक्ने आप टाइम पे ट्रीट करें, लेकिन अगर आपका PIE और PIH यानी काले निशान और सुर्ख निशान लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं, फिर आप उनको लेजर्स की तरफ लेके जाते हैं ताकि ट्रीट हो जाए. लेकिन इसमें कुछ और भी मामला हैं, जैसे अब मेरे पास कोई पेशेंट आए और वो कहे कि मेरा 1 महीने के बाद शादी है, तो फिर हम क्रीम्स की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग स्लो, तो फिर हम लेजर्स को चूज करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन कि हाउ ईगर द पेशेंट इज, कि उसको क्या रिजल्ट चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या है, तो फिर तो वो कितने अपसेट है. बिकॉज बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो हम पेशेंट के स्ट्रेस को लेकर डील कर रहे होते हैं. क्यों? अगर पेशेंट स्ट्रेस में होगा उसको दाने बढ़ेंगे. अच्छा, ठीक है, वो इतना स्ट्रेस में है, उसको नींद नहीं आ रही है और वो रो रहा है मेरे सामने बैठ के, डॉक्टर के सामने बैठ के, तो डेफिनेटली उसको फिर अग्रेसिव ट्रीटमेंट हमने करना है ताकि वो महीने डेढ़ के अंदर ठीक हो जाए, बिकॉज देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज बोर्न इन द वर्ल्ड. ठीक है, कोई लोग उसके साइड इफेक्ट्स भी तो फिर होते होंगे ना, जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की आप बात कर रही हैं. उसमें ये है कि बाय अग्रेसिव आई डोंट मीन अग्रेसिव ट्रीटमेंट, आई मीन अग्रेसिव प्रोटोकॉल. ठीक है, कि हम उसको क्विकली इंप्रूव करें. और उसमें जो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने हर फोरम पे कहती हूँ, इफ यू आर इन राइट हैंड and you're the right candidate and the treatment is right for you, there'll be no side effects. लेकिन अगर वही ट्रीटमेंट आप सुन के रॉन्ग हैंड में लैंड करते हैं या रॉन्ग ट्रीटमेंट में लैंड करते हैं, तो फिर देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स. कि फलाने को इससे फर्क पड़ गया तो चलो मैं भी ट्राई करूं, स्किन टाइप देखे एग्जैक्टली. ठीक है, तो इसलिए यू ऑलवेज हैव टू कंसल्ट योरसेल्फ prior copying pasting the other body's treatment on your skin. ठीक है, या जो ट्रेंड चल रहा होता है आजकल जी, इसका ट्रेंड आ गया है, फ्रैक्शनल लेजर का है तो वही चले जा रहे हैं, वही कराई जा रहे हैं. अब स्किन टाइप 4 है, फ्रैक्शनल, अभी बल्कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो PIH के ऊपर या पिगमेंटेशन के ऊपर फ्रैक्शनल लेजर. आई डोंट नो ये लोगों ने कहां से सुना है, ये कहां से पढ़ा है. इट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन स्किन टाइप 4, जो कि प्रायर पिगमेंटेशन जिसके ऊपर हो ऑलरेडी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पिटेड स्कार्स. अब पिटेड स्कार्स नहीं ठीक होना दवाइयों से. ठीक है, उसके लिए आपको लेजर्स में जाना ही पड़ना है. लेकिन जब आप वाइल इवन चूजिंग अ लेजर, चूज योर टेक्नीशियन ऑल्सो, चूज योर डॉक्टर ऑल्सो. उसकी वजह यह है कि ये जो लेजर्स हैं, इट्स नॉट अबाउट पार्किंग एंड इक्विपमेंट विद यू. ठीक है, इक्विपमेंट भी दुनिया में वैरायटीज के हैं, कुछ बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ की कैलिब्रेशंस इतनी अच्छी नहीं होती. सो जो वर्ल्ड स्टैंडर्डाइज QC कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर आप अपने ट्रीटमेंट्स कराइए. उसमें कुछ FDA अप्रूवल के FDA अप्रूवल्स भी आजकल इक्विपमेंट्स में मौजूद हैं. लेकिन अपना जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको बहुत वाइजली चूज करें. ठीक है, उसकी वजह यह है कि इन मशीनों को चलाना इज एज स्किल्ड एज जहाज को चलाना. ठीक है, अगर आप जो है ना मशीनों को ठीक नहीं ड्राइव कर सकते, तो उस मशीन को फिर चाहे आप अमेरिका से इंपोर्ट कर लें, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज. ठीक है, अब मामला ये है कि आपको स्कार्स हैं लेकिन आपको पिगमेंटेशन भी है, और आप कह रहे हैं कि आपको फ्रैक्शनल CO2 बड़ा जबरदस्त काम है. इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यू, बिकॉज स्कार्स तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लैंड कर जाएं एक और पिगमेंटेशन इश्यूज में, फिर आप अगले 9 महीने उसको डील करते रहेंगे. ठीक है, सो एक्ने पिटेड स्कार्स के लिए CO2 फ्रैक्शन इज अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन फॉर सर्टन क्लाइंट्स एंड फॉर सर्टन इट्स अ वेरी बैड आइडिया. ठीक है, उसके बाद माइक्रोनीडलिंग आ जाती है. अब माइक्रोनीडलिंग जो है वो एक ट्रेंड चलता है, डर्मा रोलर, डर्मा पेन. वैसे शौकिया करना चाहें
you can do it at your home. Okay. ठीक है, वो devices easily available हैं Available भी हैं। और जितना randomly salon पे आपका ये treatment होना है उतना आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन they are not any good for the proper acne scars. Okay. ठीक है, हल्का फुल्का 10-15% आपको रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द होल सॉर्ट ऑफ रिजल्ट जो आपको वाकई में एक विजिबल डिफरेंस लगे, वो इनसे बहुत कम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब मामला ये है कि हमारा जो क्लाइंट्स है ना, वो क्या करते हैं, पैकेजेस, मैडम वहां पे हमें 6 पैकेजेस मिल रहे थे तो हमने खरीद लिए, अब हमारा रिजल्ट नहीं आया, या वो उसमें ये होता है आपके पास एक बजट था, लेट्स से आपने डिसाइड किया कि 25,000 या 30,000 या 40,000 आपने एक्ने स्कार के लिए स्पेयर कर लिया, इसने जाना तो मशीनों से ही है, ठीक है, लेकिन अब वो 60,000 रुपए आप पैकेज की नजर हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि आपने वर्किंग नहीं की कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इन योर बजट। आपने सारी वर्किंग की कि पैकेज कहाँ मिल रहा है और नंबर ऑफ सेशन कहाँ ज्यादा है। हो सकता है कि आप उससे बेहतर ट्रीटमेंट करा पाते उस बजट में, लेकिन सिर्फ 2 ही सेशन में आपको रिजल्ट आ जाते हैं। अब क्या हुआ, पैसे भी गए, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आया, जो आप आए गए, एक डिसअपॉइंटमेंट भी, और आपका ट्रस्ट भी उठ गया ट्रीटमेंट से। आपने कहा यार ये तो चीजें काम ही नहीं करती। ऐसा नहीं, ये चीजें काम नहीं करती, ऐसा है कि आपने अपने लिए खुद चूज गलत किया। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर वर्कअप करें कि आपके लिए ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, आप जब किसी एक XYZ सेंटर पे होते हैं जिसके पास एक फैसिलिटी है, लेट्स से डर्मा पेन है या डर्मा रोलर है, दे कांट गाइड यू फॉर अनदर 5 और 30 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि उनका उसके लिए तजर्बा नहीं है, उनका उसके लिए, सो दे कैन ब्रिंग अप अट्रैक्ट यू विद द पैकेजेस कि 25 ट्रीटमेंट करा लें। तो भाई आपको जब 25 की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वाई गोइंग फॉर 25 ट्रीटमेंट? जब आपका मसला 2 में हल होता है तो सेव योर टाइम, सेव योर मनी एंड गेट अ ग्रेटिफाइंग रिजल्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड सेशन। सिंपल। फिर उसमें यह है कि माइक्रो नीडलिंग को आप फ्रैक्शनल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, केमिकल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड केमिकल पील, fractionals, microneedling, RF, it's not a very, ऐसे अनसेफ ट्रीटमेंट्स नहीं है, सॉरी अनसेफ ट्रीटमेंट्स हैं, सेफ नहीं है उतना। अगर आप राइट हैंड में हैं, देयर सेफ, अगर आप नहीं हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी। तो फिर होता खराबी में क्या होता है कि आप स्कार्स का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इधर आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा और आपका पिगमेंटेशन बननी शुरू हो गई है। ठीक है, अब केमिकल से जब आप एक्ने स्कार्स को ट्रीट करेंगे, पिगमेंटेशन बनने का 50% चांस है। स्कार्स ने तो 2 सेशन में ठीक हो जाना है या 3 में ठीक हो जाना है, लेकिन पिगमेंटेशन ने 9 महीने में ठीक होना है। ठीक है, फिर देन इट्स अनदर काइंड ऑफ न्यूसेंस। फिर आपको पिगमेंटेशन के लिए आप तजर्बे करेंगे। सो ऑलवेज चूज योर एस्थेटिक ट्रीटिंग फिजिशियन वेरी वाइजली। ठीक है, और आपने जब अपना ट्रीटमेंट चूज करना है ना, यू हैव टू चूज, पहले डिसाइड योर बजट, देन यू हैव टू चूज व्हाट इज बेस्ट प्रोटोकॉल इन योर बजट। बेस्ट प्रोटोकॉल आपका सैलून में नहीं बताया जाएगा, आपके किसी भी ब्यूटिशियन में नहीं बताया जाएगा, वो आपका डॉक्टर बताएगा। वो भी वो डॉक्टर जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों कि भाई दिस इज अवेलेबल, नाउ दिस इज बेस्ट फॉर यू। अच्छा, अक्सर लोग ये होता है ना कि हमारा फलाना जानने वाला है तो इंजेक्ट ही करना है कुछ, तो वो अक्सर हम देख रहे होते, फिलर्स होते, अंडर आई फिलर्स हैं या कुछ भी, तो वो मैंने अपने सामने खुद देखा है कि वो इतने ट्रेंड लोग नहीं होते जिनके पास, कहते अच्छा वो ले लिया हमने, हम तो किसी से भी इंजेक्ट करवा लेंगे। लेकिन मुझे खौफ आ रहा था, मतलब मुझे ये बात इतनी सही है कि आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं एंड स्टिल यू आर वेरी केयरलेस अबाउट वेयर यू गोइंग टू। एग्जैक्टली, कि आप चाहते हैं आपकी स्किन बेहतर हो जाए और फिर आप कुछ भी लेके चेहरे पे लगाते रहते उसको बेहतर करने के लिए, काम खराब होगा, काम खराब वो तो काम खराब। डॉक्टर साहब, ये तो हो गए एक्ने स्कार्स ना, अब थोड़ा दूसरे स्कार्स, जवानी स्कार्स, जवानी के स्कार्स जो कि अब जेन जी वाकई ये हाथ क्यों करो जरा सभी? नहीं, मैं ये चूड़ियां नहीं और होते, फैंसी वो कपड़े, जवानी स्कार इधर होते हैं और इधर कहीं होते हैं, पैटर्न ही डिफरेंट होता है। हाँ, वो लाइन लिटरली इसका पैटर्न डिफरेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि बचपना होता है और नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता होता कि जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। फिर जब 20s में फॉल करते हैं तो फिर लगता है कि ये पता नहीं गलती हो गई हमसे। और और मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं या फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनका मेडिकल होता है और वो इस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। लगता है फैसिनेशन होती है ये चीजें करने में, लेकिन ये बड़े होके आपको बड़ा एक बॉदरेशन रखता है और आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस में बॉदरेशन करता है, और फिर आपके बहुत सारे जहां पे आपने मेडिकल एग्जाम दे के जाना होता है वहां पे आपको रिजेक्शंस मिलती हैं। और हम बहुत सारे ऐसे बच्चे ट्रीट करते हैं जिनको ये निशान पड़े होते हैं बचपन में और वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली एक तो पेरेंट्स मॉनिटर जरूर करें अपने बच्चों को कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और फिर उस टाइम की नीड को समझें और अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और चीजें बच्चों की कौन से बच्चों का ख्याल ज्यादा रखें। लेकिन अब वो स्कार आ गया है, हाँ हैं, अब बचपन से निकल आए, जवानी में आ गए हैं,
تو وہ چاہتے ہیں کہ उसका میں मतलब वो जिंदगी इतने से rigid बचा है, اور लूं। بھی विचार और तो वो कहीं नाम لکھ لیتے ہیں پھر اس پہ کیلوئڈ بن جاتا ہے اور یہ تو کیا کریں؟ دے آر آل ٹریٹیبل. ٹھیک ہے, یو جسٹ ہیو ٹو کنسلٹ. اور آپ پنچے کلینک پہ تو وہ لیزرز ہوتے ہیں, obviously میڈیسن سے تو نہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ انجیکشنز, کچھ آپ کے فریکشنل لیزرز, کچھ مائکرو نیڈلنگ اینڈ کمبینیشن آف ملٹیپل ٹریٹمنٹس کین ڈیل ود اٹ. کتنے فیصد ہٹ جاتا ہے وہ؟ ڈپینڈنگ آن دا Severity. سیویرٹی آف دا اسکار. اور اس میں یہ جو مائلڈ سے ہوتے ہیں وہ ایک آدھے سیشن میں ٹریٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو کافی زیادہ ہوتے ہیں, مجھے اصل میں آج ٹاپک کا اندازہ نہیں تھا, ورنہ میں آپ کے لیے بیفور اینڈ آفٹر پکچرز کی ایک پوری لے کے آتی سلائڈ, وہ پتہ چل جاتا کتنا فرق ہے. ایگزیکٹلی. اور جو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان پہ نمبر آف سیشنز, نمبر آف ٹریٹمنٹ زیادہ درکار ہوتے ہیں, لیکن 80-90% ٹریٹ ہو جاتے ہیں. سو آل کائنڈ آف اسکارز جتنے بھی ہیں, اسٹریچ مارکس پڑ جاتے ہیں, وہ بھی اسکارز ہیں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, ٹراما ہوا, کچھ اسکارز ہائپرٹروفک ہوتے ہیں جو جلد سے باہر ابھر کے آ جاتے ہیں, اور کچھ ہائپوٹروفک ہوتے ہیں, جلد اندر چلے گئی ہے, والیوم لاس ہو گئے. ہر طرح کا اسکار ٹریٹیبل ہے. اچھا, وہ جو سٹچز لگتے ہیں اس کے اسکار بھی اس کے اسکارز بھی ٹریٹیبل ہے. آپ کو بچپن میں کوئی چوٹ, عام طور پہ بچوں کو نا یہ آئی برو میں چوٹ ضرور لگی ہوتی ہے, I don't know why they fall on this area. ہماری بھی ہے, مطلب لگی ہوتی ہے. تو میں نے فیل کرتا ہوں سب کو ہی دیکھا ہے, اس طرح مجھے نظر آیا کہ وہ لگی ہوئی ہے, بس بچوں کو لگی ہوتی ہے آئی برو میں چوٹ, تو اس کا اسکار رہ جاتا ہے. اس میں آپ ہلکا پھلکا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں, ٹیٹو کرا سکتے ہیں, لیزرز کرا سکتے ہیں. تو اف اٹس ہائپوٹروفک اسکار جس میں والیوم لاس ہو گیا, اف اٹس ہائپرٹروفک اسکار جس میں والیوم گین ہو گیا, اف اٹس پگمنٹڈ اسکارز, اف اٹ پٹڈ اسکار, اف اٹس اینی کائنڈ آف اسکار, اسٹچ مارک, ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اسکارز ہوتے ہیں, جلے کے نشان بھی آپریشن کے اسکارز ہوتے ہیں, آپ کے پریگنینسی کے اسٹریچ اسکارز ہوتے ہیں, they're all treatable. ڈاکٹر صاحب, پریگنینسی کے دوران لیزر جو ہوتے ہیں اسکارز کے لیے ہوں, کیا وہ ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں, از اٹ سیف؟ ڈپینڈنگ آن دا لیزر, جنرلی اٹس سیفر. ٹھیک ہے, آپ لیٹس سے اسکارز کی جو لیزر کر رہے ہیں فریکشنل CO2, اگر آپ نے obviously ہم ایبڈومن پہ نہیں کر رہے ہوتے, اسکارز آپ کے جنرلی ایبڈومن پہ نہیں ہوتے, آرمز پہ ہیں یا فیس پہ ہیں, یو کین ڈو اٹ. مائکرو نیڈلنگ RF ہے, لیکن ہم جسٹ فار دا سیک آف بینگ مور کیئرفل ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ارجنسی نہیں ہے تو فرسٹ 3 months جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں, اوائڈ کریں, بیکاز اف دیر از نو ارجنسی. اف دیر از اینی کائنڈ آف ارجنسی تو پھر ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. یعنی ڈیٹا کہتا ہے کہ یہ سیف ہے, لیکن جسٹ بینگ بیکاز یو نو ریسرچ از گوئنگ آن, ہو سکتا ہے کوئی 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد کوئی نئی چیزیں ڈسکور ہو, تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو فرسٹ 3 months ہوتے ہیں دے ویری پریشیس منتھ فار ا پریگنینسی, اس میں وی اسٹے مور کیئرفل اینڈ وی اوائڈ اینی کائنڈ آف ایون بیوٹی ٹریٹمنٹس, اور ہم چاہتے ہیں کہ 3-4 مہینے گزر جائیں پھر وی کین Absolutely. That means کہ جی وہ جو اسکار ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اینی کائنڈ آف اسکار دیٹس ٹریٹیبل. سو اگر آپ کسی بھی اسکار سے زیادہ پریشان ہے نا کہ جو آپ کا کانفیڈنس شیٹر کر رہا ہے اسپیشلی, ادروائز آپ کانشیس ہو رہے ہو اسکار سے, اسپیشلی فیس پہ اگر ہے تو اٹس آل ٹریٹیبل. اب تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ کے استعمال بھی ہو رہے ہیں, لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن رائٹ ٹائم پہ رائٹ ہینڈ میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ غلط جگہ جائیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا, مزید بھی خرابی لے کر آپ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. سب کے ساتھ آپ دیکھیں ان کا کیا مسئلہ آتا ہے, آگے چل کے فائنینشلی اسٹرک ہو جاتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو سنگر ہے وہ عاطف اسلم بنے یا علی ظفر بنے یا ابراز صاحب بنے, جواد احمد صاحب بنے, یہ ضروری نہیں. ہر پلیئر ضروری نہیں کہ وسیم اکرم صاحب بنے, شاہد افریدی صاحب بنے, تو کچھ تھرڈ اور سیکنڈ ٹیئرز کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے میرا بڑا ایک آسان سا فارمولا میں نے دیا ہے, آپ کے پروگرام کے تفصیل سے بھی بیان کرتا چلوں, اور میں یہ بات آگے بھی لے کے جا رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ, بڑی اس میں کوئی ہم نے اس میں سائنس نہیں رکھی. صرف ہم اپنے بینکس کو یہ تھوڑا سا کر دیں. ہمارے پاس 41 بینک ہیں سر پاکستان میں, شیڈول بینک چل رہے ہیں. ان کو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا 1% کوٹا ان ایکسٹرا آرڈنری جو ہمارے جو بھی معاشرے میں لوگ ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق جس مرضی فنون لطیفہ سے, سپورٹ سے, جہاں سے بھی ہے, ان کے لیے آپ 1% جاب اپنی کر دیں. آپ کو گورنمنٹ کا پریشر ختم ہو جائے گا. بھئی آپ پرائیویٹ سیکٹر شوڈ اسٹیپ ان, پراپرلی اسٹیپ ان. پائلٹ پروجیکٹ اس کے بینک سے سٹارٹ کر دیں, آپ کے سارے مسئلے یہ حل ہو جائیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا, بٹ آپ کی طرف سے ایک سجیشن ہے جو کہ ظاہر ہے ہمارے پلیٹ فارم کے ہاں ویلیویبل ہے, اور وہ اور یہ بڑی کرسپ ہے نا میم, اس میں وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ نے کوئی اس میں کوئی فارمولاز نہیں ہے. بالکل میں آپ کو کرسپ اینڈ ون لائنر ہے.
एग्जैक्टली, बट देन अगेन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत सारे लेवल्स पे चीजें डिस्कशन में जाती हैं, एंड देन ऑब्वियसली देखा जाता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में जा सकती है नहीं जा सकती. ऐसे स्पोर्ट्स को जो है वो हमेशा लिंक किया जाता है एज के साथ. यंग है तो खेल सकते हैं, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता खुद भी इंसान शायद लोगों की बातें सुन सुन के हमारी सोसाइटी ने इतना दिमाग में डाल दिया होता है ना कि अब तो ये उम्र कौन सी रही है खेलने की. सो आपके मामले में तो थोड़ा उल्टा केस लग रहा है हमें. जी बिल्कुल, ये ना आपने बिल्कुल ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये काफी इसीलिए तो मेरा ज्यादा इसलिए भी थोड़ा सा मेरा मुझे जो रिस्पांस आया है हमारी मीडिया की तरफ से वो इस कदर जबरदस्त है कि मैं समझता हूँ ये मेरी उम्मीद से मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना 47 ईयर्स की एज में ना. तो मैं समझता हूँ एज इज अ नंबर. तो आपको ये भी मैं चाहूंगा, ये भी एक है कि आप उम्र के जिस मर्जी हिस्से में है यू नेवर गिव अप, और आप कर सकते हैं. आपको अपनी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं होता, किसी को भी नहीं होता. तो ये ऐसा आपने देखे बचपन से खेल के साथ अपने आप को जोड़े रखा है, आप माशाल्लाह रहे हैं एक्टिव. अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 47 साल की जो एज है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है. मैंने कहा उम्र बता दी. नहीं, उम्र तो मैंने खुद बताई है, उम्र तो मेरी उस रिकॉर्ड के ऊपर लिखी वो है. जरा रिकॉर्ड 47 इयर्स में बनाया, बट जोक्स अपार्ट, बिकॉज़ अक्सर होता है ना लोग कहते हैं हमारी उम्र रिवील नहीं करनी. नहीं, मर्द नहीं उम्र छुपा. एक टाइम पर सैलरी छुपाते हैं. नहीं, लेकिन एक वक्त के बजा के ना फिर आप उम्र बताते हैं कि देखिए मैंने इस एज में कर दिया. यस, वो आप उसे क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा अली है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस वक्त अपना वो लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा है, तो मेरे तो हम तो जी वो बड़ा हमारा सवाल वही का वही एज इज जस्ट अ नंबर. हाँ, लेकिन एज इज नॉट जस्ट अ नंबर ना. इन पाकिस्तान इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, क्योंकि 47 साल की उम्र में पाकिस्तान में वो जी मैं ये दवाई भी खाता हूँ, मैं वो दवाई भी खाता हूँ, मैं इस डॉक्टर के पास जाता हूँ. 40 साल में तो हम खुद कहते हैं हमारे वर्ड्स होते हैं लिटरली जो हम अपनी आम गुफ्तगू अपनी महफिल में अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते. 40 साल का बुड्ढा लिटरली होने में आपने खुद ही पता. चलिए ठीक है, कल आप भी सिर्फ सैलरी छुपाते हो. उम्र क्या छुपा रहे हैं, मैं तो ग्रेसफुली Back to the question. आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, आप काम ही नहीं करते. आप देखें, आपने माशाल्लाह बचपन से रूटीन रखी ना, आप खेलते हैं, एक्टिव रहते हैं. आप भी तो वही चीजें खा रहे हैं जो यहाँ पे मिलती है. नहीं, हम बड़ा ये मैं कहने लगूँ कि नहीं, मेरे अबू चूंकि आर्मी से रिटायर्ड भी, कर्नल भी, वेटनरी डॉक्टर भी है, तो वो बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं. हमारी डाइट का शुरू से बहुत ख्याल रखा है. हमारे अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, हमारे डाइट का मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से कि डाइट पर ध्यान दें. ये सही बात, और इसके लिए थोड़ी तगदो करनी पड़ती है. इसमें अगर आपको समटाइम्स ये लगता भी है ना कि नहीं आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं डाइट पे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ चीज है नहीं है. जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं आपकी हेल्थ पे हो रही है, बजाय इसके आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, पैसा भी लगेगा, स्ट्रेस भी होगा, और जॉब भी नहीं कर पाएंगे, आप कमा भी उस तरीके से नहीं पाएंगे. डबल पैसा निकलेगा, पैसा आएगा ही नहीं. पैसा आएगा ही नहीं क्योंकि आप कमा नहीं सकेंगे. जो आपकी सेविंग्स है वो सारी करें, अच्छा खाएं पिए, उस पर पैसे लगाएं, कोई मसला नहीं है, और एक्सरसाइज करें. अब बाकी के सर लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते ना, लोग 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, बैठे हुए काम कर रहे हैं, गाड़ी पे निकले दही लेने, गाड़ी पे वापस आ गए, फोटोकॉपी कराने भी गए, गाड़ी पे गए. छोटे छोटे काम के लिए हम गाड़ी निकाल लेते हैं, या बाइक पे या किसी भी तरह से हम वॉक नहीं कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते. दैट्स व्हाई 40-47 साल की उम्र में हमारा हाल जरा खराब हो जाता है, जरा नहीं काफी खराब हो जाता है. सो क्या आपने किस बारे में क्या किया अपार्ट फ्रॉम द डाइट थिंग? अच्छा, एक तो हमारा ना, क्योंकि आपने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि मेरी पूरी फैमिली के इस पर है, तो हमारा स्पोर्ट्स थोड़ा सा रुझान तो रहा ही शुरू से. दूसरा ये कि एक मैं बड़ा इसको भी बड़ा छोटा सा फार्मूला करके, असल में हम लोग ना फार्मूला बड़ा गलत सा बताते हैं कि आप सुबह उठ कर वॉक करने चल जाएं और ये करने, वो फिर लोग बेचारे लेट, वो सुबह एक दिन जाएगा, 2 दिन नहीं जाते, कहते जाते ही नहीं है, चूंकि उसने कहा सुबह वॉक करें, सुबह कर नहीं की तब नहीं करते जी, तीसरे दिन वो जा सकता ही नहीं है. यानी कि आप 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन आपकी वो, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल नहीं है, हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है. सही बात. तो उस सिलसिले में मैं कहूंगा अगर आप हफ्ते में कुछ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन स्पेयर कर लें. ठीक है, 1 दिन से स्पेयर कर लें. एक हफ्ते में 1 दिन स्वेट आउट करेंगे, 2 दिन कर लें, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ट्यून अप होनी शुरू हो जाएगी. इतना मुश्किल नहीं है. सुबह जब आप घर से निकले, ब्रेकफास्ट घर से करके निकले, बिल्कुल ठीक है. हफ्ते में 2 दिन गेम कर लें, आपकी जिंदगी में विजिबली फर्क आएगा. थोड़ा सा टाइम निकालें जी अपने लिए. ये भी नहीं कह रहे कि रोज निकाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम भी निकालें, ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, तो दैट्स वेरी नाइस. आपकी उसमें हेल्थ हो जाती है अच्छी. अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि देखिए हम ना फिटनेस को लेके भी अनरियलिस्टिक बहुत मुश्किल जिंदगी बनाने की वाकई सुन रही होती हूँ कि दिन के टाइम, अगर पास टाइम है और वो दिन के वक्त जाके वॉक कर रहा है, तो उसको इर्द गिर्द बताया जा रहा होता है, नहीं जी वॉक तो सुबह की होती है 5 बजे की. हर कोई नहीं उठ पा रहा होता, बिकॉज़ हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है. तो जब इससे बेहतर ये है कि जब मौका मिले कर लें. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. और एक्सरसाइज ने ये आपको बताया था नहीं कि आपने 5 बजे करना है, ये आपकी हड्डियों को पता नहीं. इसमें एक बात और भी है ना. अच्छा, इस पर बड़ा फोकस कर लेते हैं कि नहीं जो सुबह की एक्सरसाइज करनी है, वो जो कहते हैं कि सुबह जल्दी नाश्ता करना है, दोपहर को कम खाने, रात को
ना ही खाएं तो बेहतर है, उस पर फोकस नहीं करते, वहां हम लोग चलते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, वहां हम दावतें भी रात की हैं, मुलखन गजाएं भी रात की हैं, बारबेक्यू पार्टीज भी रात की हैं। बहुत अच्छी। चुप कर। और वो वाली नहीं, बिल्कुल आप ठीक है। वो आप लोग समझ गए, इस वक्त भूख भी लग रही है हमें। अच्छा, टेनिस थिंग, इसके फिरोग के लिए आप क्या करें? अपनी फैमिली को तो आपने फोकस कर लिया, अबू बकर को माशाल्लाह अपने यहाँ तक पहुंचाया, अल्लाह उससे बहुत इज्जत दे, बाकी बच्चों को भी, लेकिन उसके लिए ओवरऑल आप क्या करें कि बाकी भी जरा टेनिस की तरफ आए? जी, एक तो मैंने जिस तरह मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, ये मैंने बताया, बल्कि प्रोजेक्ट क्या मेरा तो सीधा है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को हम ला रहे हैं, गवर्नमेंट से करेंगे। दूसरे कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में भी एहसामुल हक ने, हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इज डूइंग माशाल्लाह पहले भी अच्छा कर रहे थे, मजीद बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे भी फॉरेन कोच उन्होंने बुलवाए थे, बच्चों की ट्रेनिंग करे, और हमारे बच्चे इसीलिए भी रिसेंटली इसी रमजान शरीफ में जीत करके आए हैं 22 मुल्कों में, मलेशिया में, तो नंबर्स बड़े अच्छे आने शुरू हो गए टेनिस में, और मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि टेनिस इज गोइंग टू बिकम द सेकंड पॉपुलर गेम इन पाकिस्तान आफ्टर क्रिकेट। रियली? जी हाँ सर, लेकिन ज्यादा इसका रुझान हमें फोर्सेस के सेटअप में नजर आता है, हमें बाकी सिविल जगहों पे बहुत कम नजर आता है ऐसी फैसिलिटीज का होना, या लोगों के लिए ये बड़े पोश इलाकों की अगर बात की जाए वहां पे होता है, जिस तरह नई सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, जो आप इससे ब्रेक से पहले बात करें, पैडल का रुझान अक्सर हम देख रहे होते हैं, वो भी सारे जो कोर्ट्स बने हुए हैं, सारी चीजें वो हमें इन जगहों पे ज्यादा दिख जी। वो मैं ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले ऐसे ही था कि फोर्सेस के पास ज्यादा, क्योंकि फोर्सेस ने तो अपना पूरा सेटअप बनाना होता है, उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मगर जो टेनिस खेलना चाहता है, अब बहुत सारी फैसिलिटी डेवलप हो गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर से बेसिकली मेरे बिलोंगिंग है, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे नश्तर में बहुत अच्छे कोर्ट्स बने हैं, बागा जनाब में बहुत अच्छे कोर्ट्स हैं, और वेरी नाइस। जो भी खेलना चाहता है उसके लिए ये नहीं कि उसको कोर्ट नहीं मिलेगा, और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही है इसको और फैसिलिटीज बना रही है। अभी सबीन ने भी पैडल टेनिस का रुझान बड़ा बढ़ गया है, लाहौर में तो खैर बहुत ही ज्यादा है पैडल टेनिस का रुझान, हम देख रहे हैं कि शाम को यंगस्टर स्पेशली पैडल टेनिस खेल रहे हैं। इस्लामाबाद में भी आया है, लेकिन उस तरीके से जिस तरह लाहौर में है। ये कहां से ट्रेंड स्टार्ट हो गया? पैडल का ये कि पैडल ने ना, पैडल इज इजी टू प्ले एज कम्पेयर टू लॉन टेनिस। लॉन टेनिस बॉल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसमें थोड़ा अम्यूजमेंट ज्यादा है, और अट्रैक्शन भी ज्यादा है, और वो ये बड़ी अरसे के बाद दुनिया में एक नई गेम इंट्रोड्यूस हुई। ये भी आप देखें, अगर आप इसको अभी आप इस बात पर गौर करें कि इससे पहले आपने कोई गेम देखी है, कोई नहीं आई हो, नहीं, तो ये बड़े अरसे के बाद दुनिया में कोई गेम आई है, इसकी एक्सेप्टेंस हो गई है, क्योंकि इट्स इजी टू प्ले, इट्स मोर फन, और इसको इन्होंने इतना अट्रैक्ट किया, इसके अंदर प्राइसेस बड़े अच्छे डाले हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान उसकी तरफ भी हो रहा है। आपने नहीं खेली ना? मैं पैडल, मेरे पास रैकेट है, लेकिन मैं खेलता इसलिए नहीं कि वो फिर हमारे हाथ को खराब होने का। मैं वाज अबाउट टू आस्क कि आप अगर खेलेंगे तो आपका सारी जो मेहनत ना वो जाया हो सकती है, क्योंकि इट्स मोर लाइक वो ज्यादा कैजुअल है, थोड़ा सा कैजुअल। दूसरा कि आप, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हमारी उसकी हमारे, तो हमारे वो थोड़ा आर्म, हमारा थोड़ा स्टांस खराब हो सकता है, जो हमारे बैक ऑफ माइंड में जा सकता है, इसलिए फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि अच्छा जैसे बास्केटबॉल से मुतालिक कहते हैं कि हाइट हो तो आपको एज मिलता है, बास्केटबॉल खेलते हैं, इस तरह हर स्पोर्ट्स से मुतालिक आपको एक होता है कि अच्छा इसमें ये स्ट्रेंथ्स हो तो ये अच्छा प्लेयर बन सकता है किसी स्पोर्ट्स का। टेनिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है इन योर ओपिनियन? अच्छा, मैं आपको एक स्पोर्ट्स की ये भी एक बड़ी वैलिड बात है कि हर पेरेंट बच्चा, अगर आपने किसी पेरेंट ने अपने बच्चा टेनिस में डाल दिया, स्पोर्ट्स में डाल दिया, किसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वो चाहता है हर सूरत दुनिया का नंबर 1 ही बने। सही है। वेराज के अगर स्टडीज में हुआ है तो वो कहता है अच्छा बस या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जहां मर्जी फॉल करे, मगर स्पोर्ट्स में हम वो नॉट लेस देन नंबर 1 से सेटल होना नहीं चाहते। तो ये बड़ा जरूरी, एक रियलिस्टिकली आपको बहुत जाना पड़ता है कि भाई मेरा कौन सा बच्चा कहां तक पहुंच सकता है। तो टेनिस की अगर पर्टिकुलर बात करें तो टेनिस के अंदर जारी बात डेफिनेटली तो हाइट तो बहुत ही मैटर करती है, एंड्योरेंस बहुत मैटर करती है, आपकी स्टेमिना, और फिर टेम्परामेंट अगर आप में नहीं है तो आप टेनिस में जो, क्योंकि टेनिस शायद आपको बताता चलूं कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेशर वाली गेम इन द वर्ल्ड। अच्छा, बॉक्सिंग के बाद से इसका सेकंड नंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखें, बॉक्सिंग बॉडी कॉन्टैक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स हैं, मगर टेनिस में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जो प्रेशर को ले लेता है, और ये अल्लाह की तरफ से नेचुरल होता है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो प्रेशर को वो दैट मींस एक तो है कि नेचुरली अगर आपके अंदर है प्रेशर हैंडलिंग तो यू कैन बी गुड प्लेयर, अदरवाइज अगर नहीं भी है तो टेनिस की वजह से डेवलप हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने पेशेंस डेवलप करनी है, प्रेशर हैंडलिंग डेवलप करनी है, टेम्परामेंट डेवलप करना है, टेनिस खिलाएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वही वाला प्लेयर होता है जो कि ऐसी शॉट्स लगा रहा होता है, जब मैच क्लोज पहुंचता है तो वो एरर करना शुरू करता है। दुनिया में भी देखेंगे कि काफी ऐसा तो बहुत ज्यादा इसको प्रेशर हैंडलिंग इसमें एक बहुत आंसर है तमाम चीजों के साथ। अच्छा, अब अगर देखा जाए, अब मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं और एक पॉजिटिव वे में बदल रही है, क्योंकि अब क्रिकेट का क्रेज, जो क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक खेल है हमारा, लेकिन जो नहीं देखते, जो नहीं खेलते, वो मतलब किसी और खेल की तरफ जाना चाहते हैं ना। और दूसरी बात देखें शुएब, खेल तो खेल है ना, और भी तो कितने खेल हैं। बिल्कुल सही बात। आप अपने बच्चों को उसकी तरफ भी तो ले जा सकते हैं ना। सो क्या अब आप रुझान देख रहे हैं पेरेंट्स का कि वो बच्चों को, जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो क्रिकेट के अलावा बाकी जैसा टेनिस है, फुटबॉल है, इस तरह से
बच्चों को आगे मोटिवेट कर रहे होते हैं? जी मैं बताऊं, अभी तो ऐसा, एक तो क्रिकेट की पहले बात करते चलो, क्रिकेट पे लोग काफी ज्यादा इस पर थोड़ा क्रिप भी करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, एक हम होस्ट है, थोड़ा हार भी गए, कोई बात नहीं, मगर क्रिकेटर्स दे हैव अर्न दिस रिस्पेक्ट, और आई बॉल्स की इतनी आई बॉल्स की कैचिंग है कि लोग उनको स्पॉन्सर भी मिलता है। मैं लोगों से कहता हूं, जिस दिन आप टेनिस पे टॉप, देखिए हमारी क्रिकेट टीम टॉप 5 में, टॉप 10 में हमेशा रहती है। जिस दिन आप टेनिस में टॉप 5 में आ जाएंगे तो सारे के सारे मीडिया आपकी तरफ आ जाएगा। एक तो ये बड़ी जरूरी बात है। दूसरा, जो बच्चों वाली बात करूं, बच्चों पे तो लोग अब इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो इस स्क्रीन से इतना तंग है कि वो कहते हैं इवन अब आप कैरम बोर्ड खेलने घर पे खेल लें बस। पहले हमें लोग कहते हैं कि तुम, अगर हम चेस खेलते तो हमें पहले कहते हैं कि तुम इतना टाइम ज़ाया करते हो, इतना टाइम। अब लोग कहते हैं जो लूडो भी उस पर आ गई है सर, आपकी ना ये स्क्रीन पर आ गई है। तो अब तो लोग, पेरेंट्स वेरी टची अबाउट दिस कि यार ग्राउंड में चला जाए, और ग्राउंड में उसको आप ग्राउंड पे भेजें, ट्रैक पे भेजें, वो रनिंग करे, जॉगिंग करे, झूलों पे जाए, तितली के पीछे बच्चों को भगाएं, जुगनू के पीछे भगाएं, मगर ये इस तमाम की तमाम चीजों में बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स को एब्सोल्युटली हो जा रहा है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, उसका इंपैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे भी होता है, उसका आपका पढ़ाई पे होता है, पूरे घर का माहौल अच्छा हो जाता है। माहौल अच्छा हो Just जाता है। वैसे imagine, भी जितने इश्यूज डेवलप हो रहे हैं ना स्क्रीन टाइम की वजह से, वो ऐसे कम हो जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम ब्रेक लेते बढ़ेंगे हैं, ब्रेक की जानिब जी। एब्सोल्युटली ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो यंग जनरेशन है उसको, जो उनकी आइडेंटिटी है, उस तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं लेके जाऊँ। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खूबसूरत विरसा की जो महफिल है, the magic, the beauty and the contribution that everyone is doing to keep Pakistan culture and music alive. हवेली बारूद खाना ये वो जगह है जहाँ 3.5 सदियों की तारीख सांस लेती है। आप कितने हंसी, आप खुद भी नहीं जानते। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ PTV होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। पैसा ये एक ऐसा मामला है जिस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। पैसा कैसा मामला है? पैसा एक ऐसा मामला है जिस पे लोग ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि कैसा पैसा मतलब कितना पैसा, कैसा कमाया, कैसे कमाया, क्या कमाया, कैसे पैसा आया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। नहीं, छोड़ो पैसे को, कैसे डॉलर कमाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान में डॉलर कैसे लाया जाए, चले इस पे क्यों रख देते हैं। बहुत से नौजवान जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, बहुत से पेरेंट्स जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे अपने बच्चों से मुतालिक कि वो क्या स्किल हासिल करें कि वो डॉलर्स में कमा सकें। सो डॉलर्स में कमाने के लिए आज हमारा ये सेगमेंट है कि आप कैसे डॉलर्स में कमा सकते हैं। और जिस शख्सियत ने हमें आज ज्वाइन किया, उनका वसी तजुर्बा है माशाल्लाह इस फील्ड में, कैसे उन्होंने डॉलर्स कमाए। यानी 2016 से लेके वो काम कर रहे हैं यूएस की मार्केट में। इस्लामाबाद में वो बेस्ड हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनकी टीम्स जो काम कर रही होती हैं। तकरीबन 30 मिलियन डॉलर पर ईयर माशाल्लाह, पर ईयर इसका रेवेन्यू जो है वो इन्होंने हासिल किया। और इसके अलावा जो जॉब की हम बात कर रहे होते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप जॉब्स क्रिएट करें लोगों के लिए। तो बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए उन्होंने जॉब्स भी क्रिएट किए। एब्सोल्युटली, उनको रास्ते दिखाएं कि अच्छा आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि कराए जा रहे हैं? ये कितनी अच्छी बात है कि वो खुद तो कमा रहे हैं, खुद तो उनकी कंपनी माशाल्लाह ग्रो कर रही है, वो बहुत से लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं और कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्सेज करें, बस करें, सीखें, कमाएं। दैट्स हिज पैशन एक्चुअली। सो आज मैं वो ज्वाइन कर चुके डॉक्टर ज़काउल मुस्तफा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, सो गुड टू हैव यू। आपकी अपनी जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई? ये आपने कैसे सोचा कि ठीक है यूर एन इंजीनियर, लेकिन आपने कहा ठीक है वो मेरी फील्ड है इंजीनियर, आपने PhD माशाल्लाह इंजीनियरिंग में की, लेकिन आप फिर आ गए ई कॉमर्स की तरफ, सारा डिफरेंट फील्ड है। सो कैसे स्विच किया? सो 2002 से मैं एकेडेमिया में ही था, इंजीनियरिंग के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया, लेकिन फिर 2016 से हमने ये वाला वेंचर शुरू किया। हमने ये सोचा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बिजनेस में आना चाहते थे, लेकिन हमारा पॉइंट था कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। देयर वाज सो मेनी थिंग्स जो कि हम बिजनेस में कर सकते थे, लेकिन हम एक ऐसा बिजनेस करना चाहते थे जो ना सिर्फ ये कि हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि वो और भी बहुत से लोगों को एनेबल करें। सो हमने बड़ा सोच समझ के ऐसा पूरा सेटअप बनाया जिसमें हमारी 99% हायरिंग सारी पाकिस्तान से है और हमारा जो फ्रंट एंड है वो सारा USA में है। सो ऑल दो कि हमारा वहाँ पे ऑफिस है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों और जो लोग यहाँ पे हमें ज्वाइन करें उनकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो, उनकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो। तो पूरी कंपनी का सिस्टम बनाया गया वो इसी तरह से है कि वो ना सिर्फ ये कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लोगों को पोस्ट हो ये सके। बहुत अच्छी बात है कि एक सोच के साथ आपने बनाया कि ना सिर्फ ये कि जी आपको फायदा हो रहा है फाइनेंशियली, आप पैसा कमा रहे हैं, बल्कि ये कि
बाकी लोग भी पैसा कमाए, बाकियों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, एंड स्पेशली जो फ्री कोर्सेज की आप बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको भी तो लॉस हुए होंगे शुरू में, बिकॉज ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि पर ईयर $30 मिलियन का रेवेन्यू, ये बातें कह रहे हैं हम अभी, लेकिन उसके पीछे एक जर्नी है आपकी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो डेफिनेटली हमने बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो 2008 से एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी, और उसमें बहुत से पहले भी वेंचर शुरू किए थे, बहुत से स्टार्टअप्स किए जिनमें नाकामी भी हुई, उनमें लॉसेस भी हुए। हाउएवर ये 2016 वाला जो था ये ओवरऑल एक्यूमुलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी में गया, और डेफिनेटली इसके अंदर भी डाउन टाइम्स आते हैं। कोरोना के टाइम पे डाउन टाइम आया, बीच में आ जाते हैं, सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। कोविड में तो ई कॉमर्स बूस्ट नहीं हुआ? लेकिन शुरू में डाउन हुआ था। एक डिप आई थी और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी की तरफ गया था। हाँ, उसके बाद कोरोना के बाद तो ओवरऑल ई कॉमर्स, क्योंकि अब फ्यूचर तो ई कॉमर्स का ना, तो हमने जब बिजनेस भी शुरू किया तो हमारा पॉइंट यही था कि एक ऐसा बिजनेस हो जो कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो और जो कि टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर चलाया जा सके। दैट्स वाई हम ई कॉमर्स में आए थे। अदरवाइज तो आप कोई ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर भी खोल सकते थे, कोई मॉल भी खोल सकते हैं, लेकिन ये वाला एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। और जनरली भी 2015 से 2020 के दरमियान जितने लोग ई कॉमर्स में आए हैं, एक्सेल किया उन्होंने। Exactly. शायद वो राइट टाइम था टू स्टार्ट दिस एक्चुअली। Exactly, और जिसने उसका एहसास किया उसने फिर देखें खुद भी कमाया है और उसकी कंपनी ने ग्रो भी किया है और उसने लोगों के रास्ते आसान भी किए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब ये बात की जा रही होती है ना कि अच्छा ये दौर बदल रहा है अब इस चीज का दौर है, तो आप ये बजाय इसके आप कहने नहीं मेरी तो डिग्री इसकी है और मैं तो मेरा प्रोफेशन ये है, मैं स्विच नहीं करूंगा। स्विच कैसे करें? अच्छा, मैंने बड़े लोगों को देखा इस तरह से, वो ना मतलब एक ही जगह पर ना उनकी ग्रोथ हो रही है, थोड़ी सी सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं और गुजर बसर भी नहीं हो रहा ना, मुश्किल हो रहा है। एक ये कि एक तो होता है ना कि ठीक है अपनी फील्ड में थोड़ी सैलरी है, लेकिन क्योंकि आप अपने काम से बहुत खुश है तो आप थोड़े में भी मैनेज करें, यू आर हैप्पी विद दैट। जिन लोगों की बात करें दे आर नॉट इवन हैप्पी विद देयर जॉब्स एंड देयर इनकम, तो उसमें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्लोर करें, यू शुड एक्सप्लोर इन अ वे कि जिसका फायदा हो आपको, जिसकी उस वक्त वाकई सिचुएशन में बहुत ज्यादा उसको बूम मिल रहा है, वो एक्सेल कर रही है वो फील्ड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लोर भी वो वाली चीज करनी चाहिए, बंदे को ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस चीज में उसका पैशन है। और जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि आदमी ने बात करते इंजीनियरिंग की होती है। हम 3 पार्टनर्स हैं, हम तीनों ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है हमारी, लेकिन हम जो है वो मैनेजमेंट वाली साइड पे और सप्लाई चेन वाली साइड पे। आपको पता था कि फ्यूचर है इसका? हाँ जी, फ्यूचर इसका, और इंटरेस्ट भी थी। इंटरेस्ट भी था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने इंटरेस्ट को जॉब मार्केट से अलाइन करें कि आपका इंटरेस्ट है उसको आप अलाइन करें कि इस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इंटरेस्ट पे भी चलते रहे, नहीं सिर्फ एक तरफ भी नहीं जा सकते, और ना कि इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन जो कि जॉब रिक्वायरमेंट तो मैं कर लेता हूँ, ये भी नहीं हो सकता। अलाइन करना है आपने, आपको वो स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है जिसमें कि वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। अब ये देखिए ना कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ही की फील्ड में नहीं, ई कॉमर्स में डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। Exactly. अब वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस कोर्स को अगर कर लेगा तो वो अपने इंटरेस्ट को अलाइन कर लेगा। कोर्सेज कौन कौन से जो आपने बताया ब्रेक में भी कि फ्री कोर्सेज आप कराते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे कौन अवेल कर कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात। सो हमारे ना 4 टाइप्स के कोर्सेज हैं, जिसमें एक तो ई कॉमर्स का कोर्स है जिसमें हम वर्चुअल असिस्टेंट बनाते हैं लोगों को, यानी कि ये वो वाला कोर्स होता है जो हम कर रहे हैं वही हम लोगों को सिखाते हैं। Right. और उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर PhD तक के लोगों ने वो कोर्स अटेंड किया। हमने तकरीबन मोर देन 1000 लोगों को उसमें ट्रेन किया है। और एक तो वो वाला टाइप का कोर्स है। दूसरा जो है वो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है, क्योंकि अब हर एरिया जो है वो चाहे ई कॉमर्स का एरिया हो, चाहे इंजीनियरिंग का एरिया हो, मेडिसिन का हो, उसमें डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमारा एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है डाटा एनालिटिक्स का। और इसी तरह से वो लोग जो बिजनेस एक्यूमेन जिनके अंदर है और वो ऑलरेडी डिफरेंट बिजनेसेस रन करते हैं और अब वो इस ई कॉमर्स वाले बिजनेस में या अमेजोन वाले बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा एक प्रोग्राम है स्पेशलाइज्ड। Does that mean कि कोई एज सच स्पेसिफिक प्रीरेक्विजिट नहीं होता कि आपकी ये डिग्री होनी चाहिए तो ही आप ये कोर्स कर सकते हैं? नहीं, रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। हम जब भी उसके लिए सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें उनका एप्टीट्यूड देखते हैं और उनकी इंटरेस्ट देखते हैं, उनके पैशनेट होने वाला एलिमेंट देखते हैं। अगर उनकी उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें उनका पैशन हो, उनकी कमिटमेंट हो, तो फिर हम करते हैं। गाइड भी करते हैं थ्रू Exactly. अगर क्योंकि हम हो गाइड सकता भी है कि इतने सारे ऑलरेडी फील्ड्स आप लोग कोर्सेज करवा रहे हैं और कोई कहता हो मैंने फलाना भी कर सकता फलाना भी, लेकिन आपको पता है कि उसमें पोटेंशियल क्या और उसे जाना क्या किस लिए चाहिए। तो हम ना सिर्फ ये कि उनको कोर्सेज करवाते हैं बल्कि कोर्सेज के दौरान बड़ा रिगरस किस्म का उनके ऊपर चेक भी रखते हैं। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं तो हम समझते हैं कि अगला बंदा भी कमिटमेंट के साथ है। सो डेफिनेटली वो लोग जो एग्जैक्ट फॉर ग्रांटेड ना लें और जो कि अपनी कमिटमेंट शो नहीं कर पाते फिर उनको कोर्स से
ड्रॉप आउट भी करते रहते हैं, सो दैट कि फिर आखिर में जो बैच बचता है वो फिर वो लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयबल होते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो फिर जाकर अपना भी सेटअप बना सकते हैं या पास भी काम कर या जॉब, हाँ हमारे पास भी सेटअप में भी काम कर सकते हैं, किसी भी सेटअप। अगर कोई एग्जांपल आप देना चाहें या एवरेज, कि फॉर एग्जांपल एक नौजवान जिसने अभी ग्रेजुएशन की है, उसने आपके पास ये स्किल सेट हासिल किया, एक सर्टिफिकेट या एक कोर्स किया, उसने या तो अपना सेटअप स्टार्ट किया या उसने कहीं पर जॉब किया आपके पास है किसी और सेटअप में, जो कि बहुत से इदारे अब काम कर रहे हैं अमेज़न पे भी और अदरवाइज भी कॉमर्स पे। सो एवरेज क्या होता है, कितना कमा लेते हैं, कितने डॉलर्स कमाना एक एवरेज होता है आप लोग? ऑन एवरेज जो है वो 100 के अबव जो है रुपीस में वो इतना अर्न कर सकते हैं, अगर वो एक हम्बल तरीके से भी शुरू करना चाहें, लेकिन डेडिकेशन अगर उनकी हो तो इतना वो कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये होता है कि वो अपने साथ में स्किल्स ग्रो करते रहें। जैसे कि हमने भी अपनी कंपनी के अंदर ना सिर्फ ये कि ई कॉमर्स वाली कंपनी बनाई है, बल्कि जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो फर्दर 5 सब डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट करने का है। वो इम्पैक्ट को हम 2 हिस्सों से मेजर करते हैं, एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान में और एक ह्यूमन डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को देखते हैं। सो हमारी कंपनी के अंदर जो HR डिपार्टमेंट है उसके अंदर पीपल डेवलपमेंट का सब डिपार्टमेंट है, जो कि लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर और उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे फोकस कर रहा होता है, उनके सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कर रहा होता है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो एंगेज रहें, वो पैशनेट रहें, वो मोटिवेटेड रहें अपने काम के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ की केयर की जाए, तो उसके लिए हमारा एंगेजमेंट का डिपार्टमेंट है। सो पीपल एंगेजमेंट के नाम से वो एक सब डिपार्टमेंट है और कॉन्टिन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर हो रही होती है। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो हमारे ना तकरीबन इस डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लोगों की ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। जनरली मिडिल साइज की जो कंपनी होती है 150 लोगों की, उसमें 2 बंदे HR के लिए काफी होते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में 11 से 15 के करीब रेंज होती है, सो दैट के क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी का है। हम सिर्फ कंपनी को कस्टमर सेंट्रिक नहीं बनाना चाहते, सिर्फ मनी सेंट्रिक या इन्वेस्टर सेंट्रिक नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि हम उसको एम्प्लॉय सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। लोगों का वैसे यही होता है कि हम कमा लें, ये बड़ी बात होती है, बट किसी को सिखाना और उस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना थ्रू आउट, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 12-15 लोग कंपनी में HR के होना, और ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये बिकॉज इस वक्त लोग भी हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो लोग इस काबिल हैं, जो कर सकते हैं दूसरों के लिए, ये सोच कैसे अपने अंदर डेवलप की जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनको इस तरह इंकरेज करते हैं कि वो अपना भी जाकर सेटअप बनाएं, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारी कंपनी एक ऐसी मशीन है कि जिसमें इनपुट के ऊपर एक आदमी रॉ फॉर्म में आता है या कुछ स्किल सेट्स लेकर आता है, और जब वो कुछ अर्सा निकाल के हमारी कंपनी से अगर जाना भी चाहे तो वो एक बहुत स्किलफुल पर्सन बन के जाता है। तो हम अपनी कंपनी को एक एग्जाम्पल के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे। जब हमने कंपनी बनाई तो हमने था कि हम एक रोल मॉडलिंग करें और बाकी कंपनीज को इनकरेज करें कि वो भी अपने कंपनीज में ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि वो लोग जो उनके अंदर आके जॉब करते हैं वो सिर्फ वहाँ पे मनी मेकिंग के लिए काम ना कर रहे हो, 9 to 6 की जॉब के लिए ना कर रहे हो, बल्कि वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहे हो, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में। जैसे हमने सेगमेंट का आगाज किया ना पैसा या डॉलर्स की बात की, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म से भी हम ये एडवोकेट करते हैं कि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो पहला जो ख्याल है वो पैसा नहीं होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए, आप सोचने कि आपने जो काम करें पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, इम्पैक्टफुल है। पैसा शुड बी द बाय प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कहते हैं कि अच्छा हमें फायदा नहीं हो रहा अब बीच, और अक्सर शायद वो मंजिल के बड़े करीब भी होते हैं, लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जी हमें पैसा नहीं मिल रहा कुछ, तो बीच में चीज को छोड़ देते। इतनी मेहनत की हुई चीज जो थ्रू आउट आपने एक बिल्डिंग बनाई हुई होती है, आप अचानक जो है वो जब आप रिमूव कर देते हैं, आना होता है पैसा तो आप छोड़ देते हैं, साइड में हो ये नहीं जाता करना। है। Exactly. तो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं ना वो सिर्फ अपने स्किल्स को नहीं इंप्रूव करते, बल्कि अपने वो वाले स्किल्स को भी इंप्रूव करते हैं जो बिजनेस के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में भी होता है। सो लोग बहुत अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर उन सारी चीजों के सीखने का क्या फायदा हुआ जब वो उसको अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस डोमेन के अलावा अपनी फैमिली लाइफ में भी, इवन उनको कितना फायदा होता है। बहुत से लोग हैं जो हमसे छोड़ के गए और वो अब राब्ता करके बताते हैं कि जो चीजें उन्होंने यहाँ पे लर्न की वो उन्होंने कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो ये सारी चीजें जो है वो हम एक एग्जांपल के तौर पे, रोल मॉडलिंग के तौर पे करते हैं, और ताकि बाकी कंपनीज भी उसको फॉलो करें, उसको रेप्लिकेट करें, बिकॉज एक चीज जब हो जाती है तो रेप्लिकेट करना वैसे भी आसान हो जाता है। अब एक और मामला भी है, मामला ये है कि चूंकि जितना भी आपका काम होता है वो जरा US की मार्केट में या बाहर यूरोप की मार्केट्स में होता है, ज्यादा काम रात का काम होता है। अब ये
बड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा होता है ना, ज़ाहिर है हमारा Routine, माहौल आपकी की रूटीन, social आपकी life, खाने family पीने की life, सब रूटीन, खत्म। सोने की रूटीन, यस फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। फिर नौजवान बहुत से, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि काम करें ई कॉमर्स पे, तो जब मुझे उनसे बात करें तो मैं रात को ही कॉल करता हूँ, बिकॉज वो दिन में तो सो रहे होते हैं। सो ये जो रूटीन चेंज हो गई है बहुत से लोगों की जो कि ई कॉमर्स से वाबस्ता है, इसने आपकी पर्सनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाला है? तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कंपनी है वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर के ऊपर है। सो हमारी ऑल दो के जितने 150 के करीब कोलीग्स हैं वो सारे अपने घरों से काम करते हैं। हमने मॉडल इस किस्म का बनाया है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से करें। जब हमने कोरोना में ये चीज शुरू की थी, लेकिन अब हमने उसको फॉर गुड अडॉप्ट कर लिया है। अब वो वही मॉडल है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ भी कम पड़ता है, बट दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। जो हमारी जब ये डिस्कशन हुई थी कि हम ये वर्क फ्रॉम होम क्यों करें, तो जिस चीज के ऊपर हमने एग्री किया था वो ये था कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। फैमिली टाइम होता है, लोगों के आने जाने का टाइम सेव होता है। अच्छा, बहुत से वर्किंग मदर्स होती हैं जो कि अपने आराम से घर से काम कर लेती हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अब पाकिस्तान में किसी भी जगह से काम है। बहुत से लोग हैं जो अभी देहात से, सक्खर के गांव से काम कर रहे हैं, केपी के बहुत से देहात से। तो अब वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं और वो अपने घरों में रहकर अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हुए वो कर सकती हैं। वर्किंग मदर्स अपने बच्चों की घर छोड़े बगैर, घर से दूर जाए बगैर। और बड़ा अच्छा आपने कहा कि समटाइम्स होता है आपके एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, आप नहीं के उस गांव से जा सकते हैं। आप ब्रेक्स भी ले सकते हैं ना बीच में, काम जैसे आपने बात की। 1 मिनट में आप अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं और 1 मिनट। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में कॉर्नर बनाया हो, एक ऑफिस बनाया हो, लेकिन प्रॉपर माहौल आपको जरूर फील हो। प्लस ये डेडिकेटेड भी हो, फोकस भी हो। ये ना हो कि अगर आपको इतनी लिवरेज मिल रही है इदारे की तरफ से कि आप वर्क फ्रॉम होम करें तो आपके अच्छा चलो मैं आराम से कर लूंगा। एक्सप्लॉइट करें उस लेवरेज को। एक्सप्लॉइट नहीं करना। दूसरी बात है कि देखें, फायदा नुकसान दोनों सूरतों में आप हैं। फायदा होगा तो भी आपको, अगर नुकसान होगा तो भी आप होगा। फील वर्क गुड इन अ गुड वे, इन एथिकल वे। कंपनी को अच्छे लोग दोबारा मिल जाते हैं, ये भी जरूरी है। आपको अच्छी कंपनी मुश्किल से मिले। लेकिन ये होता है कि हम जो वर्क फ्रॉम होम वाला मॉडल है ना, वो वाला अपनाया, तो इसलिए वो लोग जो बाहर होते हैं वो चाहे किसी भी जगह के ऊपर हों, वो आपके ऑनलाइन काम कर लेते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फीमेल को बहुत ज्यादा एनेबल किया। सो इस वजह से हमारी जो कंपनी के अंदर फीमेल्स की रेशियो है वो अराउंड 30% है। सो विच इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू और सारे एरियाज की बात, सारे एरियाज की बात, सब पूरे पाकिस्तान से। बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह करें, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आगे चलते रहे, तरक्की करें आप भी, और आपकी वजह से बहुत से और नए नए वेंचर्स भी आए। क्योंकि ज़ाहिर जब आपके पास लोग सीखने आते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे बाद में उभर के सामने आते हैं, अपना स्टार्टअप लेकर आते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक सक्सेस आपको फील होती है, आपको एक अकम्प्लिशमेंट फील होती है। इन्हीं वेंचर्स को करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमने वो वाले हमारे दोस्त जो कोलीग्स थे, क्योंकि हमारे एक पार्टनर यूएसए में होते हैं, हमने सारा उन्हें जॉब छोड़ के ये वाला काम किया। तो हमारे जो दोस्त यूएसए में थे, हम उनका भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान लाए थे, सो दैट कि वो यहाँ पर आके एनवायरनमेंट को देखे। वो वहां बैठ के समझ रहे थे कि पाकिस्तान में वो वाली मैन पावर नहीं है, ट्रेंड और अपस्किल्ड मैन पावर नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट था वो खत्म हो जाता है। तो वहां से एक डेलीगेशन आया हमारा 2-3 साल पहले, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, पूरी जगहों पे गया, और तो ताकि दोनों लोगों का आपस में कनेक्शन बिल्ड हो सके, और यहाँ के लोगों को जो ट्रेन लोग हैं वो उन लोगों के साथ उनसे पैसे लें और फिर बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें। So उनका एक आपस में ऐसा लिंक क्रिएट हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इन द सेंस कि उन लोगों के पास जो पाकिस्तान के हैं और बाहर अच्छी अच्छी कंपनीज में हाई रैंक्स के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे जो ट्रेंड लोग हैं उनके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, अपनी कंपनीज खोलें यहाँ पे, ताकि यहाँ के लोग एम्प्लॉयबल हों। और यहाँ के लोगों की अपस्किलिंग के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, और जैसे कि आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, मजीद आप काम करते रहें, और जाहिर सी बात है इससे हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, एवेन्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब जी। एब्सोल्युटली, ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज।
خواہش ناتمام کی کہانی جو دنیا فتح کرنے نکلی. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سکندر اعظم کا لشکر پہلی مرتبہ باجوڑ میں داخل ہوتا ہے. وہ آخری سفر جو ایک فاتح کا دردناک انجام بن گیا. کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے مکران کے ساحلوں تک، گندھارا اور وادی سندھ کی سرزمین پر سکندر کا لشکر بڑی بڑی منجنیکوں کے ذریعے سے شہر پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے. سکندر اعظم اور اس خطے کے بہادر باسیوں کے درمیان خونریز مارکوں اور مزاحمت کی ہزاروں سال پرانی داستان. پی ٹی وی کی ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر. رونا، میں شادی سے پہلے محبت کا قائل ہوں جو مجھے ہو چکی ہے. نکلا نا وہ سچا عاشق، پہنچ گیا نا میرے گھر تک. اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے تو اس کو جا کے بتا دو نا اچھی لگتی ہے. اس کا کہیں کسی سے کوئی تعلق وغیرہ تو نہیں ہے؟ رونا کا تعلق مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں کوئی اور ہے، تم شادی کسی اور سے کر رہی ہو. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ہم ہمیشہ مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، وہ مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کی، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ شاید اس کا سولوشن ہم میں سے بڑے کم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. یا چلیں یہ ہوتا ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا فلانی چیز ہو جاتی تو یہ اچھا ہو جاتا، لیکن ہم ہمیشہ سولوشن دے رہے، بات کر رہے ہو، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایکشن نہیں کر رہے ہوتے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ چیز اگر ہم نے سوچی ہے تو یہ تو ہم بھی اپنے اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں. ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو وہ کرے، بٹ ایز اے سوسائٹی، ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم کیا کیا کر رہے ہیں اس پہ ریفلیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اہم ایشو جس پہ ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم ٹاپکس کے ہم بات کریں، بچوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کے یہ مسائل ہیں، وہ ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کی نیڈز، ان کے سائیکولوجیکل مسائل، ان کے فزیکل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں. سو ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا. اسی طرح سے ہم اپنے خواتین کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہماری خواتین کو یہ مسائل درکار ہیں، لیکن ایز اے سوسائٹی ہم کیا کر رہے ہیں. تو آج ذرا وہ بات کریں گے، ان لوگوں کی بات کریں گے جو کہ ایکچولی بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہر ڈومین میں، ہر حوالے سے، ہر مسئلے کو جس حد تک جو ہے کیٹر کیا جا سکتا ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں. بالکل. ایسے میں بہت سے ادارے جب کام کرتے ہیں جس میں این جی اوز بھی ہیں، آئی این جی اوز بھی ہیں، تو آج ایک ایسی آئی این جی او سے متعلق ہم بات بھی کریں گے. کنر نارتھ حلف پاکستان، اس کی کنٹری مینیجر ہیں کرن شہزادی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. گریٹ. 1978 سے غالباً یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل 1978 سے. کہاں پہ، لائک پنجاب میں، اسلام میں، اور کہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہم لوگ پنجاب میں ہیں، ہم لوگ سندھ میں ہیں، ہم کے پی کے میں ہیں، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے گلگت بلتستان میں بھی اپنا آہستہ آہستہ ایکسپینڈ آپ نے کیا. جی آہستہ آہستہ بالکل ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ پہنچیں. اور ہم لوگ لوکل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، جیسے میں نے بتایا کہ 3 پروونسز میں لوکل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تو ان کے ذریعے ہم بچوں اور خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں. اوکے، ہم بچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. بچوں کے لیے کیا کیا پروگرامز ہیں، کیا کیا انیشیٹیوز آپ لوگوں نے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے فوکس کیا ہوتا ہے، کس طرح کے آؤٹ آف اسکول
चिल्ड्रन फोकस होता है, क्या फोकस होता है? जी बिल्कुल, अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है जो CRC है, चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, उसमें बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. उसमें इंक्लूडेड है, सर्वाइवल है, डेवलपमेंट है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है. तो हम इन चारों असूलों को सामने रखते हुए अपने काम को इधर पाकिस्तान में कर रहे हैं. और प्रैक्टिकली अगर देखें तो KNHO है एक राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और राइट्स को अगर लेके चलें तो बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे राइट्स हैं. एजुकेशन भी उनका राइट है, हेल्थ भी उनका राइट है, इसी तरह बहुत सारे और राइट्स हैं, लाइक नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट ऑफ अ चाइल्ड. जी बिल्कुल, तो हम इन सब राइट्स के लिए काम कर रहे हैं. हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनकी अर्ली जो एजुकेशन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं. इसी तरह हम लोग जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं या घरों के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं. इसी तरह हम एडवोकेसी के ऊपर भी काम करते हैं कि बच्चों के राइट्स के लिए बहुत सारे लॉज मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कहीं पे नहीं है कोई लॉ तो हम लोग एडवोकेसी करते हैं, गवर्नमेंट के साथ नेटवर्किंग करते हैं कि इस तरह के लॉज लाए जाएं जो कि बच्चों के हकूक के लिए अच्छे साबित हो सकें. हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं जो है नहीं हो. जी बिल्कुल, तो हम उसके लिए भी एडवोकेसी करते हैं कि बच्चों के वो जो कानून मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से की जा सके. अच्छा, सिलेक्शन किस तरह से करते हैं? बिकॉज अब देखा जाए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की अगर बात की जाए वो हमारे पास इतने सारे, और जिन इलाकों की आप बात करिए वहां पर भी अच्छे खासे हैं. कैसे आप लोग सिलेक्शन करते हैं कि हमें इन स्पेसिफिक बच्चों पे काम करना है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है. हम लोग खुद से अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बट डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जी इन 3 प्रोविंसेस में. INGOs नहीं कर सकती. हम लोग डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम अपने आप को पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक पार्ट ऑफ वर्क कवर कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल. जो इम्प्लीमेंट है वो हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं. और जो आपने बात की कि सिलेक्शन कैसे होती है, तो हम लोग जो जितनी जगहों पे अभी इस वक्त मौजूद हैं सारे रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान हैं, वहां पे जब हमारा पार्टनर काम करना स्टार्ट करता है तो वो इस तरह के एरियाज का इंतखाब करता है जहां पे वाकई ही बच्चों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या किसी भी और तरीके से उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है. तो इन एरियाज के साथ वो हमारे पास आते हैं, एक सिचुएशनल एनालिसिस करके आते हैं, एक सर्वे करके आते हैं, और उस सर्वे की बेसिस के ऊपर हम उनके प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव करते हैं और फिर इन एरियाज में वो काम करते हैं. दूसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं बच्चों के लिए. हम लोग तब्दीली के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और इसी तब्दीली के ऊपर बिलीव करते हुए हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ आते हैं. हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 1 साल का प्रोजेक्ट देंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज वहां पे उस इलाके के अंदर मौजूद होगा. ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको पता है. इसलिए हम 5 to 7 ईयर्स के प्रोजेक्ट करते हैं ताकि 7 ईयर्स के बाद एटलीस्ट, मैं ये फिर नहीं कहूंगी कि 100% वहां पे रिजल्ट होगा, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट वहां पे तब्दीली देखी जा सकती है. बिकॉज आप जितना टाइम देंगे एक प्रोजेक्ट को, उन बच्चों को ऑब्वियसली उतना ज्यादा चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. राइट. अच्छा, रिसेंटली हमने ये भी सुना कि बहुत से INGOs जो कि काम करें जैसे डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, फंडिंग का भी इशू स्टार्ट हो गया है. सो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसा फेस किया, और क्या वाकई इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में ऑनगोइंग थे डिफरेंट INGOs के वो रुक गए हैं? हमारी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जी, और हमारी जो ज्यादातर फंडिंग है वो फिलैंथ्रोपिस्ट से आती है, स्पॉन्सरशिप के जरिए आती है. 80% हमारी फंडिंग जो है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो जर्मनी में जी फंड रेज करके वो हमें यहाँ पे भेजते हैं, और 20% हमारी जो फंडिंग है वो थ्रू इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे BMZ का नाम सुना होगा, या गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो है उसके जरिए आती है. तो एज सच जो US ने अभी जो कट लगाया है अपनी फंडिंग के ऊपर, उसका उन्हीं का ही है ऑब्वियसली. यस, एज सच हम पे एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, या हमारे प्रोजेक्ट्स जो पार्टनर्स के साथ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के चल रहे हैं उनके साथ एज सच नहीं हुआ. बट यस, जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ हमारा ही प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ डोनर्स के साथ. फर्क पड़ा है जी, बिल्कुल फर्क जरूर पड़ा है. अच्छा, खवातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़ाहिर बच्चों के हवाले से तो आप लोग काम काफी ज्यादा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इतना वसी काम होगा कि इतने अरसे का इस पूरे सेगमेंट में उसको दरिया को कुएं में बंद करने के बराबर है.
خواتین کے حوالے سے کیا کیا آپ لوگوں نے کیا, اور اسپیشلی میں چینج کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی, تب سے اب تک کتنا چینج آپ نے دیکھا ہے؟ ہسٹری کی ضرور بات کروں گی میں اس کے اوپر کہ کام سٹارٹ کیسے کیا تھا, اور یہ بھی ضرور شیئر کروں گی کہ ہم نے مدرس کے ساتھ کام کیوں سٹارٹ کیا, کیونکہ ہم تو چائلڈ فوکسڈ آرگنائزیشن ہے. اکثر مجھ سے یہ کویسچن بھی کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ کافی عرصے سے, جیسے میں نے کہا کہ 78 سے ہم پاکستان میں پریزنٹ تھے. ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ریئلائز ہوا کہ جو رائٹس ہم بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں, سم ہاؤ وی آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹو دیم. اینڈ دا ریزن جب ہم لوگوں نے اس کے جانے تو پتا چلا جی پاورٹی از ون آف دا ریزن. اور پھر جب پاورٹی کو ہم نے فردر ڈگ آؤٹ کیا تو پتا چلا جی گھر میں 2 لوگ ہوتے ہیں, ماں ہے اور باپ ہے, اور باپ تو کام کر رہا ہے کہیں نہ کہیں, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ بھی لیبرر ورک ہی ہے ان کا. تو جو خاتون ہے شی از جسٹ اسٹیئنگ ایٹ ہوم نا, اور جو کہ بچے کے لیے فرسٹ کانٹیکٹ بھی ہے, بٹ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم واقعی بچے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹو اسٹارٹ سم تھنگ وتھ مدرس. تو پھر اب یہ کویشچن آیا کہ ہم مدرس کے ساتھ تو کام کریں گے بٹ کیسے کریں گے. تو ہم لوگوں نے ایک اپروچ وہاں پہ انٹروڈیوس کی جسے ہم کہتے ہیں سیلف ہیلپ اپروچ, اپنی مدد آپ کے تحت. اس اپروچ میں ہم 3 طرح کی امپاورمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, دیٹ از سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل امپاورمنٹ. آپ اس میں سے کسی ایک کو اگنور نہیں کر سکتے ہو. اور پھر اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ناؤ آ ڈیز وی آر ہیونگ 10,000 وومن, 10,000 empowered women. I'm not saying confident women, but I am particularly saying empowered women are with us who are mothers of different children's, اور جو کہ اس پروگرام کے تھرو بینیفٹ ہوئی ہیں. اور ابھی ایک پورا نیٹ ورک آف دیز وومین آر دیئر, دے آر ویری مچ ٹرینڈ. جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ یہ ہماری ایک دن کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہم لوگوں نے سیلف ہیلپ اپروچ کے اوپر بیک ان 2005 کام اسٹارٹ کیا تھا, اور اب ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ ہم اس طرح کی 10,000 خواتین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ آر ویری مچ, اٹس اے بگ نمبر, یہ ایک بڑا نمبر ہے. جو واقعی ہم بات کرتے ہیں نا سوسائٹی کی, اتنے سارے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہاں پر, تو ایک خاتون کو جن حالات کی آپ بات کریے وہاں سے نکالنا, اس سوچ سے نکالنا, ان کو امپاور کرنا اور اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ایک بہت بڑی بات ہے. ان کی سوچ چینج کرنا اور ان کی کمیونٹی کی سوچ چینج کرنا. خواتین اس وقت جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کے کن پروگرامز سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, کیسے وہ انرول ہو سکتی ہیں, کیا کیا آپ لوگ آفر کرتے ہیں ان کے لیے, تھوڑا اس کو بھی الیبوریٹ کیجیے گا. جی ضرور. ایک تو ہم ریچ آؤٹ خود سے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں. اس وقت ہمارے پاس 12 پارٹنر آرگنائزیشنز اور 19 پروجیکٹس ہیں ان ڈفرینٹ ایریاز کے اندر. ہمارے پارٹنرز خود خواتین کے ایسے گروپس بناتی ہیں. تو پہلا گروپ جو ہوتا ہے جیسے ہم سیلف ہیلپ گروپ کہتے ہیں, وہ 15 سے 20 ممبرز کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ہم کنٹینیوسلی ان 3 امپاورمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل, سوشل اینڈ اکنامیکل. اور اس طرح کی جب ہمارے پاس 150 خواتین ہو جاتی ہیں اور 8 گروپ سیلف ہیلپ گروپس ہو جاتے ہیں تو ہم ایک سیکنڈ لیول بناتے ہیں جسے ہم کلسٹر لیول ایسوسیشن کہتے ہیں. اور پھر اس طرح کے جب کلسٹر لیول ایسوسیشن 8 ہمارے پاس ہو جاتے ہیں اور اس کا ہم ایک فیڈریشن بناتے ہیں جسے ہم پیپلز انسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں, جو ٹوٹلی خواتین پہ مشتمل ہوتا ہے. اور یہ انتہائی ٹرینڈ خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ میں نے جیسے پروجیکٹ کا ڈیوریشن بتایا کہ وہ 5 to 7 ایئرس کا ہوتا ہے, تو 7 ایئرس ہم لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں. والنٹرلی ہے, کوئی فیس کچھ بھی نہیں ہے اس کی. rather we are motivating them to do something. We are, it's one of very beautiful thing which I would also like to mention here کہ ہم لوگ انہیں کوئی بھی ہینڈ آؤٹس نہیں دے رہے ہیں. نو منی از دیئر فار دیم, بٹ وی آر بلڈنگ دیئر کیپیسٹی سو دیٹ ایٹ دا اینڈ دے کین ٹیک ریسپانسبلٹی آف ناٹ اونلی دیئر اون فیملی بٹ دس سوسائٹی اینڈ ایٹ دا اینڈ دس ولیج اینڈ ایٹ دا اینڈ دس کنٹری. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اسے اتنا امپاور کریں کہ وہ نہ صرف پیروں پہ خود کھڑی ہو جائے خاتون, اس کے بعد وہ پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلے, وہ ٹرانسفارم کرے, جو اس نے حاصل کیا وہ آگے پاس آن بھی کرے. وہی بات کہتے ہیں کہ آپ ایک خاتون کو اگر امپاور کرتے ہیں تو آپ جنریشنز کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ویسے ہی نہیں کہی جاتی بات, اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ پہلی درسگاہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی کوکھ ہے. بالکل ایسے کہنے سے بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں, آپ کا ذرا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت سی ڈومینز جس پہ آپ لوگ کام کریں, وہ کلائمیٹ چینج بھی اس میں ہے جس پہ آپ لوگوں نے کام کیا ماشاءاللہ. ہمیں ناظرین آپ سے لینے اجازت, وقت بڑا مختصر تھا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے, بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.